हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर वर्क्स में, जहां मैं आज आपको बताऊंगा एएसी ब्लॉक और रेड ब्रिक्स के बारे में। इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी बेटर है, किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, क्या सिक्योरिटीज़ हैं एक दूसरे के ऊपर, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और कौन सा कॉस्ट बेनिफिट रहेगा अगर हम अपने उस पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसी ब्लॉक्स के बारे में। हम बात तो करते हैं एएसी ब्लॉक के बारे में, पर हमें पता होता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एएसी का फुल फॉर्म क्या है। एएसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट। मतलब जैसे अब सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे जो हमारी रेड ब्रिक्स होती हैं, जब वो रेड ब्रिक्स कैसे बनती हैं, पहले तो वो कच्ची मिट्टी की होती हैं, उनको भट्टी में पकाया जाता है, जो हमारे क्लिंट्स होते हैं उनमें उनको भुना जाता है, फिर वो रेड ब्रिक्स बनती हैं। वैसे ही जो हमारा मतलब मान लीजिए जो सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है, उसको जब भट्टी में डालते हैं तो वो ऑटोक्लेव्ड हो जाता है, मतलब एक हीटिंग डिवाइस की तरह वो काम करता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन होगी। अब हम जनरल बात कर लेते हैं उनकी अपीयरेंस के बारे में। तो रेड ब्रिक्स तो पता ही है, मोस्टली वो लाल रंग की होती हैं या फिर ब्राउन रंग की होंगी, थोड़ी सी रेडिश में उसमें कलर में मिलेंगी। वही जो एसीसी ब्लॉक्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो हॉलो होते हैं और जो होते हैं सॉलिड वाले। ठीक है, जो हॉलो वाले होते हैं वो मोस्टली वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें अपनी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो कम करनी है, डेड लोड जो है वो कम करना है, और जो हमारी मतलब कहीं पे वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है या फिर जहाँ पे घरों के अंदर से बोलते हैं हम पानी की सीपेज हो रही है या फिर पानी जो है वो दीवारों पे लग रहा है, तो जिसे पुट्टी वगैरह वो झड़ने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो सीलन होती है उसको रोकने में बहुत कारगर होते हैं हमारे एएसी ब्लॉक्स। भाई अगर हम रेड ब्रिक्स की बात करें तो जो वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो रेड ब्रिक्स की कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एएसी ब्लॉक्स होते हैं। इस कारण क्या होता है, जब भी हमने आउटसाइड जो वॉल्स होती हैं हमारी, जहाँ मतलब सीधा मतलब बाहर वाली जो दीवारें होती हैं, अगर हम वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत जल्दी नहीं, मतलब काफ़ी टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद जहाँ पे अगर अंदर वाली तरफ आप देखो तो सीलन की तरह एक आना शुरू हो जाता है। तो वो यही प्रॉब्लम होती है जो हमारी ब्रिक्स होती हैं, वो कुछ टाइम बाद जो उनकी वाटर ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो एक ये डिफरेंस हो गया। अब और बात कर लेते हैं हमारे जो ऑटोक्लेव एएसी ब्लॉक्स होती हैं उनके बारे में। तो जैसे मैंने नया मकान बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए, ये एक रेड ब्रिक्स वाला, मतलब जहाँ पे जिसके एक्सटीरियर वॉल जो हैं वो रेड ब्रिक्स की हों, या फिर एएसी ब्लॉक्स की हो। तो यहाँ पे बात हो जाती है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है कि जो भी हमारे सन की रेज आती हैं, जिससे वैसे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है बाहर और अंदर में वो कितना डिफरेंस आता है, तो हमारी जो वॉल्स हैं वो कितना कंडक्ट करती हैं। तो जो रेड ब्रिक्स हैं और जो एएसी ब्लॉक्स हैं उसमें जो सुपीरियर है वो एएसी ब्लॉक्स, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है जो एएसी ब्लॉक्स की है वो कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि जो हमारी थर्मल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम अगर सॉलिड भी लगाते हैं एएसी ब्लॉक्स तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो मतलब रेड ब्रिक्स हैं वो उससे भी कम रहेगी, क्योंकि जो मटेरियल यूज़ होता है एएसी ब्लॉक्स में, जैसे मोस्टली जो फ्लाई ऐश होती है। तो फ्लाई ऐश के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारी एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी जब भी हम थर्मल प्लांट्स का यूज़ कर रहे थे। अभी जैसे कोई भी आपने सुना होगा एनटीपीसी, एनएचपीसी या फिर ऐसे प्लांट जहाँ पे फ्लाई ऐश निकलती है, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या फिर ऐसे प्लांट्स जहाँ पे फ्लाई ऐश का मतलब जो प्रोडक्शन होती है, रेसिड्यू होता है। तो हमारे एक टाइम पे ऐसा हुआ कि हम फ्लाई ऐश बनाए जा रहे हैं। तो फिर हमने कुछ रिसर्च की, हम इस फ्लाई ऐश का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो हम जब कुछ रिसर्च हुई, हमें पता चला कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हो सकता है, तो हमने फ्लाई ऐश का यूज़ किया बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। तो वहीं से जो एएसी ब्लॉक्स हैं वहाँ से उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। तो इसी कारण जो हमारे फ्लाई ऐश की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे वो कम होनी शुरू होगी। तो एक ये जो मैं आपको बता रहा था कि फ्लाई ऐश की वजह से जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम होती है। तो चलो वो अलग टॉपिक हो गया। तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से हमारा ये जो हमारी मतलब जो आपदा थी उसको हमने अवसर में बदला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और पॉइंट्स के बारे में। फायर रेजिस्टेंस एक और टॉपिक आ जाता है। फायर रेजिस्टेंस, मान लीजिए किसी घर में आग लगी है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हाई टेम्परेचर्स होते हैं या फिर आग के मतलब कारण कुछ मतलब दुर्घटना होगी, तो कौन सी जो दीवार है वो ज़्यादा देर टिकेगी। तो ज़्यादा देर तक वही दीवार टिकेगी जिसकी फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो इसमें जो वो होते हैं हमारे वो एसीसी ब्लॉक सुपीरियर्स होते हैं, क्योंकि जो एक नॉर्मल दीवार है और जो एसीसी की दीवार है उसमें डिफरेंस रहेगा कम से कम 2 घंटे का। अगर एक दीवार फायर रेजिस्ट कर पाती है आग को 2 घंटे के लिए, जो कि रेड ब्रिक्स से बनी है, वहीं जो हमारी एएसी ब्लॉक की जो दीवार है वो 4 घंटे तक उसको रेजिस्ट कर पाएगी। तो एक और मेजर डिफरेंस रहेगा। अब इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे किसी और टॉपिक में।
उससे पहले हम और कुछ डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेड लोड के बारे में। डेड लोड किसका ज़्यादा होगा? जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका डेड लोड भी ज़्यादा होगा। तो जो हमारी ब्रिक्स होती हैं उसका एडवांटेज क्या है? उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसीसी ब्लॉक्स। बट उसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? उसकी क्या होता है, हमारा जो ड्राई वेट है या फिर जो हमारा बिल्डिंग का लोड बढ़ने वाला है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसी जगह पे मकान बना रहा हूँ या फिर बिल्डिंग बना रहा हूँ जहाँ की सॉइल इतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पे सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल होगी, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पड़ना है वहाँ पे करना पड़ेगा, हमें लाइम स्टेबलाइजेशन एक टेक्निक होती है जिससे हम सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं उस एरिया के मुताबिक जितना हमारा बिल्डिंग का लोड है, ठीक है। और उसके अलावा और भी जो केमिकल्स होते हैं जैसे बेंटोनाइट हो गया, उनका यूज़ करते हैं सॉइल को स्टेबलाइज करने में। तो अगर हम मान लो हमारा डेड लोड ज़्यादा है और हम ऐसे एरिया में यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे एएसी ब्लॉक्स ज़्यादा कारगर रहेंगे, क्योंकि जो डेड लोड है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ईंटों की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं तार की जो कंजम्पशन होती है। जैसे मोटार क्या होता है, मसाला आप देसी लैंग्वेज में समझ लो कि मसाला कितना लगेगा, तो ईंटों में जो मसाला लगेगा कंपेयर टू एसीसी ब्लॉक्स वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एसीसी ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे सिर्फ साइड में और उसमें होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारी मोटार की जो वेस्टेज होती है बहुत ही मिनिमम रहती है। वेयर एज जो ईंटों में जो पहले उसको आप कट करते हो फिर उसके ऊपर मोटार लगाते हो, तो उससे क्या होता है वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ईंटों में, तो उसके लिए हम एएसी ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारी मोटार की कंजम्पशन भी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उसके साइजेस वगैरह होते हैं। जनरली जो साइजेस जो हमारे स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं ईंटों के वो 20x10x10 होते हैं या फिर 19x9x90 गज के होते हैं। वेयर एज जो एसीसी ब्लॉक्स हैं उसका एक स्टैंडर्ड साइज रहता है 230 या 430। यही दो मतलब हमारे जो चीज़ें हैं वो मिनिमम रहते हैं। बट जहाँ पे डिफरेंस आता है वो चीज़ रहती है हमारी जहाँ से हम अपनी जो ईंटें हैं वो मंगवा रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं नॉर्थ इंडिया में रह रहा हूँ, वहाँ पे कुछ जिस भट्टी से मैं वो ईंटें मंगवा रहा हूँ वहाँ का साइज़ अलग रहेगा। वेयर एज जैसे मान लो कि मैं गुजरात में हूँ या साउथ इंडिया में फिर नॉर्थ ईस्ट में हूँ, वहाँ की जो भट्टी होगी वहाँ का साइज़ जो अलग होगा। तो इसी कारण की वजह से जहाँ का एरिया का साइज़ जो होता है वो अलग होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड IS कोड बताता है, जो हमारी PWD यूज़ रिकमेंड करती हैं, वो जो मैंने आपको दो साइजेस बताए यही होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम ब्रिक्स के फ़ायदे देख लेते हैं। ब्रिक्स के फ़ायदे क्या क्या हैं? ब्रिक्स जो है एक एस्थेटिक अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आप एक ब्लॉक वाला घर देखोगे और एक ईंटों वाला घर देखोगे तो आपको ईंटों वाला घर ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हमारे सदियों से हमारी एक मेंटालिटी है या फिर एक तरह से हम जब देख रहे हैं तो वो हमें मतलब ईंटों वाला ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ईंटों वाला हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यूजेस के बारे में बात कर लें, जैसे अब किसी का घर का काम कर रहा है वो ज़्यादा ईंटों का यूज़ करेगा ना कि एसी ब्लॉक का। जो एसीसी ब्लॉक्स जो होते हैं वो मेनली जैसे आप कहीं फ्लैट बन रहे हैं या रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं तो वहाँ पे जो बिल्डर्स होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, वो एसीसी ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो कम हो जाती है, जो हमारा मोटार की वेस्टेज है वो कम हो जाती है, प्लस आपका फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग बन रही है उसमें एक जो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बिल्डर्स को, या उसके लिए उसमें बहुत वो हेल्प करती हैं चीज़ें। प्लस जो टाइम होता है कंज्यूम होता है बिल्डिंग बनाने का वो बहुत कम रह जाता है एसीसी ब्लॉक्स में। वेयर एज जो हम रेड ब्रिक्स होती हैं उसमें क्या होता है, बहुत बार आपको कटिंग करना पड़ती है, कभी उसका मतलब एक साइड से आपको काटना पड़ता है, फिर जोड़ना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उससे लेबर की कॉस्ट भी बचती है और बिल्डर का भी फ़ायदा होता है। अब कुछ दिक्कतें भी होती हैं जैसे कि एएसी ब्लॉक्स में होती हैं, वो होती है एफ्लोरेंसेस की। जो हमारे फ्लाई ऐश होती है जिससे हमारे एएसी ब्लॉक्स बने होते हैं उसमें दिक्कतें क्या होती है, फ्लोरेंस की। एफ्लोरेंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ईंटों में तो चलो होता ही है, पर जो ब्लॉक्स में होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो सॉल्ट्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं फ्लाई ऐश में, जो मटेरियल से एसी ब्लॉक्स बन रहा है वो ज़्यादा रहते हैं। जब भी आप उसको क्योरिंग करोगे या फिर पानी जब मारते हो आप दीवार पे, उसको हम क्योरिंग कहते हैं। अगर वो क्योरिंग जब हम कर रहे हैं उस टाइम पे वो सॉल्ट्स कुछ टाइम बाद वो ज़्यादा दिखने शुरू होते, तो आपको ऐसा लगेगा ये दीवार पूरी सफ़ेद है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक्सटीरियर वॉल पर प्लास्टरिंग करवाऊंगा उसके बाद मैं पेंट या पुट्टी करवाऊंगा, तो एसीसी ब्लॉक्स में जो प्लास्टरिंग जो होती है वो बेशक कम लगे, बट उसको लगाने के लिए आपको काफ़ी मतलब अच्छी लेबर चाहिए होगी या फिर ऐसी लेबर चाहिए होगी जो उसको ढंग से करे। क्योंकि जो प्लास्टरिंग के लिए जो होता है हमें सबसे पहले एक रफ सरफेस चाहिए होता है, तो ईंटों का जो रफ सरफेस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एएसी ब्लॉक्स के। तो ये एक और मेजर डिफरेंसेस हो जाता है। फिर उसके बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बताई वो ब्रिक्स की हमेशा ही ज़्यादा रहेगी, बट उससे डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, वो आपका लोड बढ़ जाता है उससे बिल्डिंग का। बट एक जो मजबूती है, एक जो मतलब कह सकते हो बिल्डिंग में जो स्ट्रेंथ है वो ईंटों की ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू एएसी ब्लॉक्स, ठीक है। और एडवांटेजेस एएसी ब्लॉक्स की ये हैं कि जैसे टर्माइट्स जो होते हैं, जैसे फंगस हो गया, टर्माइट्स हो गया, वो आपको जो एएसी ब्लॉक्स हैं वो कम दिखते हैं, क्योंकि वो जो मटेरियल होता है पूरा केमिकली होता है एक तरह से,
वेयर एज जो हमारी रेड ब्रिक्स होती हैं उसमें वो अर्थ का मटेरियल होता है जो हमने अर्थ से लिया होता है। तो उससे क्या होता है, जो टर्माइट्स की प्रॉब्लम है, कीड़े मकोड़े जैसे कुछ ऐसे घूम रहे होते हैं, वो ब्रिक्स वाली वॉल्स में आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताया AAC ब्लॉक्स और क्ले ब्रिक्स या फिर रेड ब्रिक्स में आप जो कह सकते हो। तो अगर ये आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अभी जाके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहें। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।